हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेट इट डन यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 1 का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, और उसका फर्स्ट टॉपिक जो है व्हाट इज़ लिविंग। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ था यार, वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो का दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो पहली बात यार, ये चीज़ याद रखना कि जो वर्ड्स लिविंग वाला जो टॉपिक है ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, जो अब 2024 में जो अपडेटेड एनसीईआरटी आई है उसमें ये नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है फॉर नीट 2024, क्योंकि नीट का सिलेबस अभी तक नहीं आया है। अभी तक नहीं पता है कि नीट में क्या सीबीएसई बोर्ड वाला ही सिलेबस पूछेंगे या फिर वही सिलेबस पूछेंगे जो लास्ट ईयर पूछा था। तो मेरा तो मानना यही कि यार आप इसे अभी तो स्टडी कर लो, लेकिन जब रिवीजन करोगे तब इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। डायरेक्ट जो नई एनसीईआरटी वाली वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हो। बट ये टॉपिक सिर्फ रिमूव हुआ है, कोई एडिट नहीं करा गया है इस टॉपिक को। ठीक है, तो इसे टॉपिक को एक बार पढ़ लें, इससे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि इसका ये बेस चैप्टर का यही है कि व्हाट इज लिविंग। जब तक यही नहीं पता चलेगा कि लिविंग है क्या, तो हम लिविंग चीज़ों के बारे में स्टडी कैसे करेंगे। पूरी बायोलॉजी हमारी उसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वर्ड्स लिविंग। तो लिविंग को डिफाइन करना है हमें कि लिविंग होता क्या है। तो लिविंग को डिफाइन करने के लिए कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी होंगी। ठीक है, कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किसी ऑर्गेनिज्म में मिलती हैं तो भाई हाँ, वो फिर हम बोल सकते हैं कि वो लिविंग है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कितने टाइप की हैं? दो टाइप में मैंने इसे डिफ्रेंशिएट करा हुआ है। ये एनसीईआरटी में डिफ्रेंशिएट नहीं करा हुआ है, बट ये एग्जाम में पूछा जाता है तो मैं बता देता हूँ कि दो टाइप में हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो होता है ऑब्जर्वेबल और एक होता है नॉन ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल सिंपली मीन्स कि हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ यार ये चीज़ होती हुई दिख रही है। और नॉन ऑब्जर्वेबल मतलब हमें नहीं पता लग रही है कि वो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो ऑब्जर्वेबल में कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ग्रोथ। ग्रोथ मतलब एक इरिवर्सिबल, मतलब जिसे रिवर्स ना करा जा सके, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन सेल सेल नंबर या फिर साइज। साइज और नंबर में जो इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। रिप्रोडक्शन, अपने जैसी एक और प्रोजेनी बनाना। ठीक है, उसे हम ऑब्जर्वेबल में देते हैं। लाइक किसी कोई रिप्रोड्यूस करा है, किसी ने बर्थ दिया, तो वो तो यार ऑब्जर्व हो रहा है ना। कोई किसी साइज में बड़ा हो रहा है तो वो तो ग्रोथ है, वो तो ऑब्जर्व हो रही है ना। तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स में हम इंक्लूड करते हैं। सेंसिटिविटी मतलब जैसे कि कोई किसी चीज़ के लिए सेंसिटिव है, एलर्जिक है, या फिर मतलब जैसे कि कोई किसी चीज़ का रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, मान लो प्लांट ही है, अब हम प्लांट को कैसे मानेंगे कि वो रिस्पॉन्स दे रहा है? वो लाइट की तरफ बैंड हो जाता है। सनफ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है वो सनलाइट की तरफ अपना मूवमेंट शो करता है। ठीक है, जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो सनलाइट की तरफ अपना मूवमेंट शो करती है। तो यार ये ऑब्जर्वेबल है ना, ये होते हुए दिख रहा है ना हमें। तो ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा इंक्लूड होता है। जो नॉन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड है? मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन एंड इमरजेंस। ये सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे फर्दर आगे कि क्या क्या, मतलब एक एक पॉइंट को, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, सेंसिटिविटी को, रिस्पॉन्स को, इन सब चीज़ों को हम एक टॉपिक की तरह पढ़ेंगे आगे भी। ओके, तो ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई वो लिविंग है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो हमारी दो टाइप की होती है। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है हमारी वो दो टाइप की होती हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये दो टाइप की हम इसे डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं। एक तो होती है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, और एक होता है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसी? नॉन डिफाइनिंग। ये एनसीईआरटी में इतने मतलब डिटेल में नहीं दे रखा है, बट अगर ये समझ नहीं आएगा ना तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे पढ़ना है। तो एक होती है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होती है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म में है तो भाई वो पक्का लिविंग है। ठीक है, लिविंग अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो अगर ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स किसी में भी फाउंड होती हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म। अगर भाई किसी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो वो पक्का चीज़ लिविंग है। हो ही नहीं सकता कि अगर मेटाबॉलिज्म है तो वो नॉन लिविंग हो, या फिर कोई भी नॉन लिविंग चीज़ ऐसी जो मेटाबॉलिज्म शो कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यार ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हो गई। एक होती है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? जैसे कि इंक्रीज इन मास। ठीक है, मास में इंक्रीज होना यानी वेट बढ़ जाना उस चीज़ का। जैसे कि मान लो माउंटेन है, ये माउंटेन है, इस पर हमारी एयर आई, मिट्टी आई साथ में। ठीक है, वो जम गई, अब अगले साल इसकी साइज ये हो गया। ओके, तो क्या इसके मास में इंक्रीज नहीं हुआ, इसके वेट में इंक्रीज नहीं हुआ? हुआ है।
तो क्या लिविंग हो गया? नहीं। तो यानी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं। बट नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोला यार? लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ग्रो करते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वेट तो बढ़ता है ना। आप जब पैदा हुए थे कितने के होंगे? 2 kg to 5 kg। ओके, लेकिन अब आपका वेट अराउंड 40 to 60 होगा, ठीक है। तो यानी वेट बढ़ रहा है ना। तो यार ये होती है हमारी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अगर ये है तो हम नहीं बोल सकते कि हाँ भाई पक्का ये तो हो गई, मतलब लिविंग हो गई। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को दो चीज से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो सबसे पहले जो हम स्टडी करने वाले हैं इसमें, वो हम करने वाले हैं क्या? ग्रोथ। ग्रोथ की स्टडी हम सबसे पहले करने वाले हैं। तो ग्रोथ होता क्या है? पहले इसकी डेफिनेशन यही है, इट इज द इंक्रीज इन मास एंड नंबर। इन दो चीजों में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे ग्रोथ कहते हैं। बट ये इरिवर्सिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल होना चाहिए। मान लो कि मैंने एक लीफ ली, ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूँ इसे। हमने एक लीफ ली है, ठीक है, ये लीफ है हमारी। हमने इसे वाटर में डाला, ये फूल गई, पानी अब्जॉर्ब कर लिया इनने, ठीक है। तो यार ये तो मास में इंक्रीज हो गया। बट क्या करो, इसे सनलाइट दिखा दो, ठीक है, सन में रख दो, धूप में, ये फिर इसी साइज में आ जाएगी। यानी यार ये रिवर्सिबल है ना पूरा प्रोसेस। ये तो हम इसे साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हम पत्ती तोड़ के इसे वाटर में रख दें, ये वाटर है, इसमें रख दें, तो यार ये साइज में बढ़ जाएगी। और अगर इसे सन में रख दें तो पानी फिर से उड़ जाएगा और फिर ये दोबारा इसी साइज में आ जाएगी। तो यार ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ ना, तो इसे ग्रोथ नहीं कह सकते। ग्रोथ क्या होती है? हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और ये जो इंक्रीज इन मास है और इंक्रीज इन नंबर है, दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो आपको बताना है जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें हमारा क्या क्या आता है। एक तो मास आता है और एक नंबर आता है, ठीक है। ओके, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं? मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो? तो बिल्कुल सही बात है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। तो क्या हम इसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहे हैं? यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है हमारी? तो नहीं, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो। भाई अभी तो देखा था माउंटेन ग्रो कर रहा है, अभी हमने पीछे क्या देखा था कि माउंटेन ग्रो कर रहा है। ये देखो, माउंटेन साइज में इंक्रीज हुआ ना। अगर माउंटेन साइज में इंक्रीज हो रहा है तो पक्का ये चीज ग्रो कर रही है, ठीक है। तो हाँ, ये मतलब डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है। तो क्या मतलब हम ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कह सकते? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते, बट ये इट इज द कैरेक्टरिस्टिक। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक तो है ना, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो ग्रो ना करता हो, ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक है, आपको क्लियर हो गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक दो टाइप की हैं, नॉन डिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक जिसमें भी है वो 101% लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पर नॉन डिफाइनिंग जो होती है वो अगर प्रेजेंट है तो हम ये नहीं कह सकते वो 100% लिविंग, मतलब उसी की चीज की प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली नहीं होता ये। तो यहाँ पर जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो है करते हैं, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं कि कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो ही ना करता और वो लिविंग है, ठीक है। तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो बट हमने एक चीज अभी नोटिस करी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर रहे हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर रहे हैं। बट ग्रोथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों में आपस में डिफरेंट होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो इंट्रिंसिक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है, मतलब फ्रॉम इनसाइड होती है, अंदर से वो ग्रोथ हो रही है। और जो एक्सट्रिंसिक मतलब नॉन लिविंग ग्रोथ है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं कह सकते, जैसे हमारा सैंड हो गया या फिर माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, अगर ये साइज में बढ़ रही है तो यार ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है ना। अभी हमने पीछे क्या देखा, इस पर माउंटेन पर आकर जो धूल इकट्ठी हुई या फिर जो भी मास इकट्ठा हुआ आकर, ये बाहर से ही तो हुआ, अंदर से माउंटेन का साइज तो नहीं बढ़ सकता ना, ठीक है। तो अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो एक्सट्रिंसिक ही करेगा, मतलब बाहर से ही ग्रोथ हो सकती है उसकी, ठीक है। बाहर से कोई चीज आकर उसके ऊपर चिपक जाए या फिर कुछ मतलब उसका मास इंक्रीज हो जाए, अंदर से वो ग्रो नहीं कर सकता। इसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? माउंटेन्स, बोल्डर्स, बिग रॉक्स यानी सैंड, ये सारे भी ग्रो करते हैं, बट ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। बट जहां पर अगर हम इसी तरफ अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ देखें जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, तो ये
डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। बट अभी तो हमने बोला था कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी पीछे हमने बोला था ना ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वही हम चीज यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि अगर ग्रोथ को हम इंट्रिंसिक ले लें कि भाई इंट्रिंसिक ग्रोथ आपसे कोई पूछे तो वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट अगर कोई सिंपली आपसे ग्रोथ पूछे कि भाई क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो नहीं, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है, जो अंदर से ग्रोथ हो रही है, वो हमारी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्योंकि अब हम ग्रोथ को यानी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, बट एट सम डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशन। और वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड होनी चाहिए। अगर फ्रॉम आउटसाइड ग्रोथ हो रही है तो हो सकता है यार वो मतलब नॉन लिविंग में भी हो रही हो, ठीक है। तो इसीलिए ग्रोथ को अगर हमें डिफाइन करना है कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, मान लो जिसमें भी हो रही है वो पक्का लिविंग होगा, तो वो तभी होगा जब हम इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ हाईलाइट करके वो ये है कि ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो ग्रो करता है। डेड ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, डेड ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही। डेड ऑब्जेक्ट्स में जैसे माउंटेन्स, बोल्डर्स ग्रो, ये ग्रो करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। बट एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता। अब आप कहोगे ऐसे कैसे ग्रो नहीं करता? मान लो कि हमारे पास ये डेड बॉडी है एक, ठीक है, ये डेड बॉडी है, ठीक है, तो क्या ये ग्रो नहीं करेगी साइज में अगर इस पे धूल वूल इकट्ठी होने लगे या फिर चीजें इकट्ठी होने? तो यार ये भी तो देखो, इसकी बॉडी भी तो डिग्रेड होगी, ओवरऑल मास तो इसका डिक्रीज ही होगा ना, ठीक है। मान लो कि हम जो कह रहे हैं जैसे माउंटेन है उस पर हमारा क्या कहते हैं मास इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, जैसे उस पर हमारे रेत इकट्ठी हो रही है, सैंड वगैरह जो पार्टिकल्स है अटैच हो रहे हैं उस पर। तो यार वो है भी तो कितना बड़ा, उसका सरफेस भी तो कितना बड़ा है, उस पर कितना ज्यादा एड्जॉर्प्शन होगा ये भी तो देखो आप, कितने ज्यादा सरफेस पे कर सकता है। ह्यूमन बॉडी डिग्रेड ज्यादा होगी ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिग्रेड ज्यादा होगा, उसका वेट कम ज्यादा होगा, बॉडी खुद ही पिचकने लगेगी, मास लॉस होने लगेगा, बॉडी में फैट लॉस होने लगेगा, प्रोटियोलाइसिस होने लगेगा, तो ओवरऑल तो मास डिक्रीज होगा ना। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि नो डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो, ठीक है, ए डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। तो अब ग्रोथ को हम दो तरीके से देखते हैं। ग्रोथ जो है वो हम दो तरीके से देखते हैं। पहला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, दूसरा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगर हमें ग्रोथ देखनी है तो हम ऐसे देखो, ये हमारा मान लो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये ग्रो करेगा, ये बाइनरी फ्यूजन शो कर सकता है, भाई दो बन गए, बाइनरी फ्यूजन यानी अपने जैसे दो बना लिए। और बनाता कैसे है अगर हम इसे और डिटेल में देखें, अगर हम इसे और डिटेल में देखें तो ये ऑर्गेनिज्म है, पहले साइज में इंक्रीज होगा, ठीक है, इसका न्यूक्लियस भी थोड़ा बढ़ेगा, फिर क्या होगा, इसी को ये डिवाइड करके, ठीक है, ये न्यूक्लियस बना दिया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसने अपना ही साइटोप्लाज्म डिवाइड करके ये दो बना दिए, है ना। तो यानी इसमें अगर देखा जाए तो इनका रिप्रोडक्शन भी यही है, अपने जैसे यार दो ऑर्गेनिज्म बना रहा है, और ग्रोथ भी यही है। ऐसा नहीं होता कि साइज में इंक्रीज हो गया तो अब ये ऐसे ही रह जाएगा, इसे डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये डिवाइड करेगा तो 101% ये रिप्रोडक्शन भी है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारे, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है यार, उसमें ग्रोथ इज नॉट सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है। जैसे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, इनमें ग्रोथ भी वही है और रिप्रोडक्शन भी वही है, ठीक है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी अलग अलग दो इवेंट है। रिप्रोडक्शन अलग चीज है और सेल डिवीजन मतलब जो हमारा क्या कहते हैं ग्रोथ है, ये अलग चीज है। जैसे कि मान लो ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई, ठीक है, ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान लो इसके हाथ में चोट लग गई, यहाँ पर इसकी स्किन रिमूव हो गई कैसे भी करके, है ना। तो अब क्या होगा, थोड़े दिनों बाद इसके हाथ पर एक नई स्किन आएगी, ठीक है, ये मान लो नई स्किन आ गई, तो यहाँ पर तो सेल डिवीजन हुई ना, तभी तो ये नई स्किन आई। स्किन पे सेल कैसे आए, नए सेल कहाँ से आए, सेल डिवाइड कर रहे हैं ना, सेल ग्रो कर रहे हैं ना, नंबर में बढ़ रहा है ना सेल, तो यहीं से ग्रोथ हुई। बट अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो यार ये अपने जैसे जब ऑर्गेनिज्म बनाएगा तो रिप्रोडक्शन तो उसे बोलेंगे ना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट फॉर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ओके।
और अगर हम प्लांट्स की बात करें, किसकी, प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो फिक्स लोकेशंस पर होती है। कैसी लोकेशंस पर, फिक्स लोकेशंस। मतलब अब हम ग्रोथ को किसके बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। पहले हमने किसके बीच में डिफरेंशिएट करा था, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। अब हम किसके बीच में डिफरेंस कर रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ एक फिक्स लोकेशन पर होती है और फॉर लाइफ टाइम होती है। मतलब प्लांट्स हमेशा ग्रो करते रहते हैं। जैसे कि मान लो ये प्लांट है, ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है। हम देखना इसमें कुछ एक सीजन में क्या होगा ना, इसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे, ठीक है। ये हमें टहनियाँ दिखाई देंगी बस इसकी, ठीक है। यानी इस पे सारे पत्ते झड़ गए और फिर अगले सीजन में क्या देखेंगे, भाई ये तो फिर से ऐसे ही हो गया, इससे फिर लीव्स आ गई और ये लाइफ टाइम चलता रहता। समझ रहे हो, ये लाइफ टाइम ग्रोथ चलती रहती है। अब लीव्स आ रही हैं इस पर, अगर इस पर लीव आ रही हैं तो पक्का ग्रोथ तो हुई होगी, तभी तो लीव्स आई। ये लीव्स इस पर कब आई, पहले जो इसकी लीव्स टूट कर गिर गई थी, वो लीव्स जब आई हैं, जब ये पूरा प्लांट दोबारा ऐसा हुआ है, तो यानी पक्का इस पर ग्रोथ हुई है ना। तो ये ग्रोथ तो लाइफ टाइम चल रही है। लेकिन अगर अगर उसी साइड, अगर दूसरे हैंड पर हम देखें एनिमल्स में ग्रोथ, तो एनिमल्स में ग्रोथ भाई अप टू सर्टेन एज तक ही होती है, लिमिटेड होती है और यूनिफॉर्म होती है। इसमें नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, वो भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अनलिमिटेड होती है और नॉन यूनिफॉर्म होती है। बट अगर एनिमल्स में ग्रोथ पूछें तो भाई सर्टेन एज तक होती है, लिमिटेड होती है और यूनिफॉर्म होती है। कैसे, देखो अभी पीछे वाला एग्जांपल देख लेते हैं जो भी हमने देखा था। ये देखो ह्यूमन है, ओके। इसके हाथ पर चोट लगी, ऊपर से स्किन रिमूव हुई, नई स्किन आ गई। जो नई स्किन आई वो ग्रोथ करके ही तो आई, ठीक है। जो एनिमल है ये, अगर एक इसे एनिमल माने, ठीक है, तो अगर हम देखें प्लांट से डिफ्रेंशिएट करें तो यार इसमें जो स्किन पे ग्रोथ हुई ये हमारी कब हो सकती है, इधर देखो, रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। लॉस्ट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए हमने यहाँ लिखा ना लिमिटेड ग्रोथ, बट लाइफ टाइम भी ग्रोथ चलती है। किस लिए, सिर्फ रिप्लेस करने के लिए लॉस्ट सेल्स। बट जो लिमिटेड ग्रोथ होती है उसका क्या सेंस है यहाँ पर, वो ऐसे समझो, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अभी न्यू बॉर्न बेबी है। अब 50 साल के बाद, 50 भी क्यों, 20 साल के बाद ये ऑर्गेनिज्म का साइज इतना हो गया। पहले मान लो ये 2 फुट था और अब ये 6 फुट हो गया, ठीक है, 6 फीट का ये आदमी। तो अब इससे ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं होगी ना इसकी 20 साल के बाद। अगर हम देखें 20 ईयर्स के बाद, अब इसकी ज़्यादा इससे ग्रोथ तो नहीं होगी ना। तो एक लिमिटेड टाइम तक की ग्रोथ हुई ना, ये जो ग्रोथ हुई एक लिमिटेड टाइम तक ही हुई था। तो यानी यार ये ग्रोथ तो लिमिटेड होती है ह्यूमंस में, एनिमल्स में, ह्यूमंस बोलो एनिमल्स, ग्रोथ तो एक लिमिटेड टाइम तक हो रही है और यूनिफॉर्म हो रही है। यूनिफॉर्म से मतलब क्या है, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, ऐसा तो नहीं है इसका हाथ लंबा हो गया बस, या फिर इसका सिर लंबा हो गया बस, पैर लंबे हो गए बस, पूरी बॉडी यूनिफॉर्म लंबी होती है ना। तो यानी ग्रोथ तो यूनिफॉर्म है। बट अगर प्लांट्स देखें, अगर हम प्लांट्स देखें तो प्लांट्स में ये मेरिस्टेम है, यहाँ मेरिस्टेम है, मान लो शूट मेरिस्टेम, तो सिर्फ मेरिस्टेम ग्रो कर रही है। और यहाँ पर देखो ना, अब ये देखो लीव्स जो आई यहीं तो आई, यहाँ क्या ग्रोथ हुई, कुछ भी नहीं, ठीक है। एक अप टू सर्टेन एज साइड में ग्रोथ तो बहुत कम हो रही है, इसकी गर्थ की ग्रोथ बहुत कम हो रही है, या फिर नेग्लिजिबल, या फिर नहीं भी हो रही है, बट लीव्स तो आ रही है। तो यानी ग्रोथ यूनिफॉर्म तो नहीं, पूरी बॉडी में तो ग्रोथ नहीं हो रही ना। अब लेकिन ह्यूमन में क्या है, अगर ह्यूमन में ग्रोथ हो रही है तो यार पूरी बॉडी की होगी, ठीक है, हाथ पैर सर सबकी ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं सिर्फ हाथ लंबे हो जाएंगे पैर लंबे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ लिमिटेड होती है और यूनिफॉर्म होती है और एक सर्टेन एज तक होती है। बट इसमें जो प्लांट्स होते हैं इसमें ग्रोथ फिक्स लोकेशन पर होती है, लाइफ टाइम होती है और अनलिमिटेड होती है, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट यानी हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया, पीछे से देखें, हमने जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ली थी उसमें हमने क्या क्या लिया था, ग्रोथ लिया था जो कि हमने अभी पढ़ लिया, ओके, ग्रोथ हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन, ओके, हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो आ जाओ रिप्रोडक्शन पढ़। अगर हम रिप्रोडक्शन में देखें, जैसे हमने ग्रोथ को डिफाइन करा है वैसे हम रिप्रोडक्शन को भी करेंगे, ओके। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसी नई प्रोजेनी को जन्म देना, ठीक है। एक नई प्रोजेनी को जन्म देने को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन को देखें फॉर मल्टी सेल्यूलर, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन मल्टी सेल्यूलर के लिए 2 टाइप का दिया हुआ है, एक तो सेक्सुअल और एक को दे रखा है एसेक्सुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, यानी
इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, मान लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट का बढ़ता जा रहा है, तो हमारी बॉडी में जो अडेप्टेशंस होंगी वो उस टाइप से होंगी कि हमारी बॉडी हाई टेम्परेचर को अडेप्ट कर सके। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशन प्रोड्यूस करता है और हमारी लाइफ को सस्टेन करने की कैपेबिलिटी रखता है। जब हम सिर्फ रिप्रोडक्शन बोलते हैं ना, तो हमारा रिप्रोडक्शन से सिंपल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कहे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है, तो उसके लिए मतलब यहाँ पर ना गेमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ना ही दो इंडिविजुअल रिक्वायर्ड है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे ह्यूमंस है, मान लो ये ह्यूमन है, ओके, ये ह्यूमन है, ओके। तो जैसे अगर हम ह्यूमन में देखें तो इसमें एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए, मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवा, उनसे एक चाइल्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है और उनके गैमेट्स भी चाहिए, और उनके गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा तब जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अगर यहीं पर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, मान लो ये रोज का प्लांट है, ये रोज प्लांट है हमारा, और इसकी हमने रूट ले ली, ठीक है, और यहाँ पर इसकी स्टेम है। अगर मैं इसकी स्टेम को इतना काटूं और उसे मिट्टी में लगा दूं, ये हमने मिट्टी में लगा दी, ठीक है, तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, यहाँ पर एक नया रोज का प्लांट उग जाएगा। अगर हम उसे रिक्वायरमेंट जो भी होती है, वाटर वगैरह सब देते रहें, तो एक नया प्लांट उग जाएगा। यानी यार यहाँ पर तो किसी भी पार्ट से हो गया, यहाँ पर तो दो रोज प्लांट की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है, ना ही यहाँ पर गेमेट्स का फ्यूजन हुआ। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका हमारे को सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है अभी इस क्लास में। क्लास 12th में इसे पूरी तरह से डिस्कस करा गया है, बट क्लास 11th में सिर्फ इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की एक ट्रिक है जो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने में मदद करेगी, ओके। तो एग्जाम्पल याद रखने की ट्रिक क्या है, इट इज फैफ पॉम। क्या ट्रिक है, फैफ पॉम, फैफ पॉम ट्रिक याद रखनी है आपको। ये किस चीज की ट्रिक है, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, मान लो ये है, ओके, ये मैंने तोड़ा, इसे यहाँ से काटा बीच में से, ऑर्गेनिज्म है मान लो ना कोई, तो ये ऑर्गेनिज्म, इसका हर एक फ्रैगमेंट जो हमने काटा है, मान लो ये ऐसे काटा था, ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म ऐसा ग्रो कर जाएगा, ठीक है, इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो इसके एग्जांपल क्या क्या है, फिलामेंटस एल्गी, एफ ए से जो है हमारा, जो एफ ए से, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है एफ ए के नीचे ही, देखो ना, तो ये फिलामेंटस एल्गी है। जो दूसरा एफ है ट्रिक में, वो फंजाई के लिए स्टैंड करता है। जो पी ओ एम है, पी ओ एम, वो प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस। ये क्या होते हैं, ये प्लांट होते हैं एक टाइप के, जिसके बारे में हम अपना प्लांट किंगडम चैप्टर में पढ़ेंगे, जो क्लास 11th का 4th चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि मतलब प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस क्या होता है। तो आपको बस अभी यहाँ पर इतना याद रखना है कि फिलामेंटस एल्गी, फंजाई और प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस, इनमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। और ट्रू रीजनरेशन किस में देखने को मिलती है, प्लान एरिया में। प्लान एरिया क्या होता है, एक फ्लैट फॉर्म होता है, उसमें ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलती है। इट इज ऑल्सो अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक और मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्या, ट्रू रीजनरेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो हाइड प्लान एरिया है, ठीक है, ये प्लान एरिया है, फ्लैट फॉर्म है हमारा, इसमें हर पार्ट जो जो हम, जैसे इसमें तो हमने ये काटा, ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट ग्रो करके ये बना है। इसमें हर पार्ट ग्रो कर सकता है जहां से हम काटेंगे, ठीक है, वो हर एक पार्ट एक नया इंडिविजुअल को बना देगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, ट्रू रीजनरेशन। ये प्लान एरिया में देखने को मिलती है। और जो बडिंग हमें देखने को मिलती है ना, बडिंग, बडिंग को हम यही समझ लेते हैं, जैसे कि ये मान लो हमारा हाइड्रा है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रा, ये उसके टेंटेकल्स हैं। ये हाइड्रा क्या होता है, ये हम एनिमल किंगडम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें ना, यहाँ पर ना क्या होता है, जैसे ये हाइड्रा है, इसके ये टेंटेकल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक बर्ड बनता है, बर्ड, धीरे धीरे वो बर्ड ग्रो करता है, ठीक है, ये इसके टेंटेकल्स हैं हाइड्रा के। ये जो बर्ड ग्रो कर रहा है, ये एक और हाइड्रा ऐसी बना लेता है, और बाद में क्या होता है, ये अलग हो जाता है इससे, और दो हाइड्रा बन जाते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो यानी इट इज बर्डिंग, और यही हमें ईस्ट में भी देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है, ईस्ट में भी देखने के लिए मिलती है। ये हमें ईस्ट में भी देखने के लिए मिलती है, और हाइड्रा में भी देखने के लिए मिलती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है हमारे, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है,
इसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया ग्रोथ वाले जब टॉपिक स्टडी करा था। अब हमने कितने टॉपिक स्टडी कर लिए, ग्रोथ भी और रिप्रोडक्शन भी। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट, अच्छा अभी पहले ये तो देख लो, ग्रोथ हमने देखा था कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो सेम सेम क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? तो इसका आंसर अ बिग नो है, ठीक है, यानी नहीं भाई, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डोंट रिप्रोड्यूस। उसमें क्यों नो बोला था हमने? क्योंकि कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर रहे थे, बट इसमें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें भाई कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोड्यूस तक नहीं करते, जैसे कि स्टेराइल कपल्स हो गए जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, म्यूल्स हो गए, म्यूल्स होता है हमारा डंकी और हॉर्स के जो रिप्रोडक्शन से बनता है उसे कहते हैं म्यूल्स। वर्कर बीज हो गई, जो हमारी हनी बी होती हैं उसमें 3 टाइप की बीज होती हैं, ठीक है, तो उसमें एक होती है वर्कर बी जो रिप्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। तो यानी यार ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रही पर ये लिविंग तो है ना, तो यानी हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते बट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता, यानी यार रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है बट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेटाबॉलिज्म। जो हमारा मेटाबॉलिज्म है इससे हमारा क्या मतलब है, मतलब मेटाबॉलिज्म से हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। देखो अभी तक हमने ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन पढ़ा ना वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे, तो हमें ऐसा लग रहा था हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, हमें डिफाइनिंग वाली बता दो ना, हम ताकि पता लगा ले तुरंत डिफाइनिंग वाली से कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, जिसमें है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक वो लिविंग है, जिसमें नहीं है वो नॉन लिविंग है। तो यार मेटाबॉलिज्म वैसी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये लिविंग है, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। तो होता क्या मेटाबॉलिज्म, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस। बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है ना वो हमारी क्या होती हैं, मेटाबॉलिज्म होती है। जैसे कि एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, यानी जैसे कि हम ऐसे कर सकते हैं समझने के लिए, मान लो ये हमारा एक ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में टूटता है, या फिर ग्लूकोज भी क्यों लें, हम लेते हैं फैट, ये फैट है, ठीक है, ये मान लो फैट है, ये फैट मॉलिक्यूल है हमारा। अब होता क्या है, ये टूटता है फैटी एसिड, किसमें, फैटी एसिड बॉडी के अंदर, जैसे हम फैट वाली कोई चीज़ खा लेते हैं तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटती है बॉडी में, डाइजेशन जो होता है उसका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के रूप में होता है। तो जो फैटी एसिड है ना हमारी, और ये जो ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड से हमारा कीटो एसिड बनता है बॉडी में, ठीक है, और ये फिर से हमारे बॉडी में एनाबॉलिज्म यानी हमारी बॉडी में यूज हो जाता है फिर से किसी ना किसी उसमें प्रोसेस में। तो यानी यहाँ पर हमने इस चीज़ को तोड़ा और इस सब कुछ बॉडी में बना रहे हैं, तो यानी ये होता है कैटाबॉलिज्म, छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और ये होता है एनाबॉलिज्म यानी इससे फिर कुछ बनाना, ठीक है। यानी कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों को मिलाकर क्या बनता है, मेटाबॉलिज्म। ओके, यानी सारी जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रही हैं वो सब हमारी किस में आती हैं, वो सब हमारी आती हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, और विदाउट एनी सिंगल एक्सेप्शन, मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो लिविंग ना हो। लेकिन अब याद रखना मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, जैसे मैंने सिर्फ ये बोल दिया कि ग्लूकोज है, जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, मैंने बोल दिया ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसे हमने तोड़ा किस में, सिंपल शुगर में तोड़ लिया, मतलब ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसे हमने तोड़ लिया पायरुविक एसिड में, ठीक है, बॉडी में टूटता है क्या सब है, पायरुविक एसिड क्या है, ग्लूकोज क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, डाइजेशन वाले चैप्टर में। तो अगर ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ दें तो ये कैटाबॉलिज्म हुआ, ठीक है, अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं बनाया। तो सिर्फ कैटाबॉलिज्म लें या सिर्फ एनाबॉलिज्म लें या सिंगल कोई भी रिएक्शन ले लें, सिंगल कोई भी रिएक्शन ले लें, ठीक है, जैसे मान लो H2, चलो अभी पहले वो से बाद में लेंगे एग्जांपल को, अभी हम यही समझ लेते हैं कि ग्लूकोज को अगर हमने तोड़ा सिंपल मॉलिक्यूल में तो कैटाबॉलिज्म, या फिर हम बॉडी में कुछ बना रहे हैं तो एनाबॉलिज्म है, तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंडर में आता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन एक लिविंग रिएक्शन होती है, लिविंग रिएक्शन होती है बट अ नॉन लिविंग थिंग। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब यार ये रिएक्शन तो लिविंग है ना, ग्लूकोज का उसमें तोड़ना सिंपल मॉलिक्यूल में, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही तो होती है, लेकिन हम इसे क्या बाहर नहीं करा सकते बॉडी के,
हम चाहें कंडीशन ऐसी बना दें, मान लो ये हमारी ये है हमारा H2O प्लस CO2 है, इससे हम क्या बनाते हैं H2CO3, तो क्या हम इसे बॉडी के बाहर नहीं बना सकते? ये हमारा एल्वियोलाई में, मतलब हमारा टिश्यू साइड पर क्या होता है, जब हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन में H2 और CO2 जुड़ के H2CO3 बनाते हैं, तो क्या हम इसे बॉडी के बाहर नहीं बना सकते? केमिकल रिएक्शन ही तो एक टाइप की, क्या केमिकल रिएक्शंस को हम बॉडी के बाहर नहीं कर सकते? बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं। तो यार ये लिविंग थिंग कैसे हो सकती है? लिविंग थिंग बॉडी के बाहर हो ही नहीं सकती, नॉन लिविंग चीज में लिविंग थिंग कैसे हो सकती है? लेकिन ये लिविंग रिएक्शन तो है भाई, होती तो है ना हमारी बॉडी में, है तो लिविंग रिएक्शन ही ना, है तो बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट ना, ठीक है। तो इसीलिए लिविंग रिएक्शन होती है बट नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि इन्हें इन विट्रो करा जा सकता है। विट्रो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड बॉडी इन लेबोरेटरी, कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम मतलब टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं यार, ठीक है। इट्स नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बट मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि वो तो हमने टेस्ट ट्यूब में भी करके दिखा दी, तो क्या टेस्ट ट्यूब लिविंग हो गई? नहीं ना, टेस्ट ट्यूब लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बट मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या इंक्लूड होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन में? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। प्लस की जगह पर अगर हम यहाँ ये लगा लें कि क्या क्या होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ओके, प्लस हटा दो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एक स्पेशल केस इन्होंने दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो, जैसे कि अगर हम ये माने कि एक स्पेशल केस इन्होंने दे रखा है, स्पेशल केस में इन्होंने क्या दिया है कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो कोमा में है। कोमा में मतलब क्या होता है? अगर मान लो कोई इंसान कोमा में है तो उसका हार्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्ट और किडनी को रिप्लेस कर देते हैं और ब्रेन एक तरीके से डेड हो जाता है। मतलब वो ना तो इंसान कुछ सोच सकता है, ना कुछ समझ सकता है, और उसका हार्ट एंड किडनी क्या होता है? रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। किससे? मशीन्स से। तो यही लाइन मैंने एनसीईआरटी की भी उठा ली ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए थोड़ा एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, जैसे व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स it is all more difficult to define a living state. We observe patients lying in coma in hospital virtually supported by machines. देखो इसमें लिखा है ना, किससे सपोर्ट करते हैं? मशीन से सपोर्ट करते हैं। किस क्या रिप्लेस कर देते हैं? हार्ट्स एंड लंग्स। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। भाई ब्रेन डेड हो जाता है, उसका कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता। नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब उसे कोई अपनी चिंता नहीं होती, खाऊंगा खाऊंगा नहीं तो बीमार पड़ जाऊंगा, नाखून बढ़ रहे हैं, जर्म्स आ जाएंगे, ऐसी जो हम चीज़ें नॉर्मली सोचते हैं वो नहीं सोच सकता ना। वो नो सेल्फ कॉन्शियसनेस है उसके पास, मतलब उसके पास कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रह गई अपने लिए, कुछ बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है वो, ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज़ लिखी है कि जो ऑर्गेनिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि जो और पेशेंट कभी वापस नहीं आते अपनी नॉर्मल लाइफ में, मतलब मान लो कोमा में थे और वो मर गए, तो क्या हम उन्हें कभी डेड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे या फिर उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर करेंगे मरने से पहले, जो हमें कोमा वाली स्टेट है? तो यार उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा समझने के लिए। यहाँ पर क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? विदाउट एनी एक्सेप्शन, अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो पक्का लिविंग है। तो अब इधर आ जाओ, इसमें देखो भाई, इसमें मेटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है। मान लो हमने उसको ग्लूकोज की बोतल लगा रखी है ब्लड के थ्रू, मतलब सिरिंजेस के थ्रू, तो यानी उसमें मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है, उसकी बॉडी का फूड तो पहुंचाया ही जा रहा है ना। हमने सिर्फ क्या रिप्लेस करा? हार्ट एंड लंग्स, और कुछ तो रिप्लेस नहीं करा ना बॉडी में। खाना तो खा ही रहा है ना वो, भले ही हमने उसे सिरिंजेस के थ्रू दे रहे हैं, इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं, मेटाबॉलिज्म तो अब भी चल रहा है। और अगर मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो वो पक्का भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एनसीईआरटी ने खुद लिखा कि मेटाबॉलिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। अब यहाँ पर इन्होंने जो दूसरी चीज़ दे रखी है वो मैंने एनसीईआरटी से उठा लिया, क्योंकि उसका नोट्स का मुझे नहीं लगता कुछ वो होगा बना के फायदा, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ड्यू टू इंटरेक्शंस। अब इंटरेक्शन से क्या कहना चाहता है? जो सेल्स है ना, सेल्स वो मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यूज। टिश्यूज से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन्स। और ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। मान लो एक सेल है, उसके मतलब उसकी प्रॉपर्टी ये है सेल की कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ठीक है, खाना बना सकती है। तो उससे जो टिश्यू बना, तो ज़रूरी है वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता हो? नहीं। अब उससे जो ऑर्गन बना, मतलब टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू कुछ काम कर सकता है, जैसे कि ये टिश्यू है, तो मान लो कि ये बॉडी में, मान लो कि बॉडी में से ये फ्लूइड नहीं निकलने देगा, ये फ्लूइड को मतलब स्टोर करके रखता है।
तो क्या अब इससे जो ऑर्गन बनेंगे इन काफ़ी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलके जो ऑर्गन्स बनेंगे, क्या उनकी भी डिफरेंट यही प्रॉपर्टी होगी? नहीं। और इन ऑर्गन से मिलके, मान लो एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन हमारा जैसे कि मान लो हमारे लंग्स हैं, ये हमारे को रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो क्या इससे मिलके जितने भी अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, तो क्या यार ये भी रेस्पिरेशन में मदद करेगा सिर्फ? नहीं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके तो ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे, उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो यानी ये एक इंटरेक्शन का पार्ट है, यानी बहुत सारी सेल्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तब टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब ऑर्गन्स बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इट्स all based on the underlying interactions. Properties of tissues are not present in the constituent cells. वही मैं समझा रहा था कि जो सेल्स की प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू में नहीं होगी, ये रिजल्ट होता है इंटरेक्शंस का, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स का। ऐसे ही ऑर्गेनल्स के बारे में लिखा है, ठीक है इन्होंने। अब इन्होंने एक और चीज लिखी है, द इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमरजेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक लोअर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बीच में इंटरेक्शन हुई तो एक इमर्ज करी प्रॉपर्टी, एक नई इमरजेंट प्रॉपर्टी दिखी टिश्यूज के रूप में, फिर ऑर्गन्स के रूप में, फिर ऑर्गन सिस्टम के रूप में, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मैंने पीछे प्रॉपर्टी लिखवाई थी, जो हमने फर्स्ट पेज पर देखी थी, अगर हम पीछे फर्स्ट पेज पे जाएं, ठीक है, यहाँ जो हमने देखी थी, देखो यहाँ जो हमने देखी थी, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन एंड इमरजेंस, ये तो हमने चलो पढ़ लिया, इंटरेक्शन इमरजेंस, पर इन सेल्फ रेप्लिकेशन और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन रह गया हमारा, ठीक है। तो आ जाते हैं इस पे जल्दी से, एक मिनट। हाँ, तो जो हमारी सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम है, सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब होता है जैसे डीएनए, मान लो हमारी बॉडी में डीएनए होता है, खुद रेप्लिकेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, खुद रेप्लिकेट करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सेल्फ रेप्लिकेटेड है, ठीक है। ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। ये इंटरेक्टिव सिस्टम का पार्ट है, केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। मतलब बायोलॉजी एक स्टोरी है कि अर्थ कैसे बनी, बायोलॉजी की स्टोरी है कि लाइफ कैसे बनी, ठीक है। और ये लिंक करती है किसको? पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, ठीक है। ये आपस में एक तरीके से लिंक है बाय जेनेटिक मटेरियल, यानी जो क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, क्या होता है हमारा? डीएनए, जो कि वेरी करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, सबका डीएनए अलग होता है टू डिफरेंट डिग्रीज, ओके। तो यही था आज इस चैप्टर में, बाकी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।